अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन सेल्स टैक्स एक्ट 2012 जो अबाउट सर्विसेज है, पंजाब का ये टैक्स एक्ट है। तो इस हवाले से आज का हमारा जो सेशन है ये ऑडिट के मुतालिक होगा। सेशन में जाने से पहले आपको बताते चलें कि ये हमारा कंप्लीट कोर्स आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इस पे विज़िट कर सकते हैं। पंजाब का जो एरिया बना है जहाँ पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अवेलेबल कोर्सेज़ हैं, वहाँ से आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और तमाम जो कंटेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन, इसमें सेक्शन 33 और सेक्शन 34 थोड़े सेक्शन टिपिकल भी हैं, थोड़े लेंथी भी हैं। इस हवाले से दो ही सेक्शन हम पढ़ेंगे और सेक्शन पढ़ने के बाद इनकी एक समरी भी हम रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद उसका टेस्ट होगा। पूरे इन दोनों सेक्शन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आपकी क्विज़ कंप्राइज होगी। सेक्शन 33 का टाइटल है ऑडिट प्रोसीडिंग्स। ऑडिट करना यानी कि जो जहाँ पे भी मामलात होते हैं, जहाँ पे भी रेवेन्यूज़ कलेक्शन होते हैं या गवर्नमेंट के इदारे के अंदर जो फंड्स की खर्चे होते हैं, तो उसका ऑडिट लाजमी तौर पर होता है। ये गवर्नमेंट की एक पूरी मशीनरी है जो ऑडिट पर्पज़ के लिए फ़ंक्शन कर रही होती है और ये बावर कराने के लिए, ये यकीन दहानी कराने के लिए कि जिस पर्पज़ के लिए फ़ंड्स इशू किए गए थे वो उसी पर्पज़ के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं, कहीं उनकी माल फंक्शनिंग नहीं, माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं या फ्रॉड नहीं हो रहा। इस हवाले से रेवेन्यूज़ को बेहतर करने के लिए जो रेवेन्यू कलेक्शन के जो टैक्स की मद में है, तो वहाँ पे टैक्स की और भी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है और उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है। तो इस हवाले से सेक्शन 33 और सेक्शन 34 बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। सब सेक्शन 1, एन ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी का जब भी हम जिक्र करेंगे तो इट्स मीन के सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के हवाले से अथॉरिटी, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट की अथॉरिटी। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि एन ऑफिसर अथॉराइज्ड बाय द अथॉरिटी और द कमिश्नर। दो यहाँ पे जिक्र किए गए, या तो कमिश्नर भी अथॉराइज्ड है और अथॉरिटी इटसेल्फ मे ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न और रिटर्न सबमिटेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। एक रिटर्न भी हो सकती है या उसकी कई सारी रिटर्न्स हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन उसकी नेचर ऑफ बिज़नेस कौन कौन सी हैं। वो एक रिटर्न सबमिट कर रहा है या एक से ज़्यादा रिटर्न सबमिट कर रहे हैं जो उसने सबमिट की हुई हैं रजिस्टर्ड पर्सन ने, और द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड और ऑब्टेन्ड, जो उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया या उससे मांगा गया है और उससे प्रोड्यूस करवाया गया है अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स। इस एक्ट की बात करें जो हम कवर कर रहे हैं या इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए रूल्स की एप्लीकेशन है वो बनाए गए हैं। तो कहीं पे भी ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं तो अथॉरिटी और कमिश्नर ये किसी ऑफिसर को अथराइज़ कर सकते हैं। किस लिए? कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ सच पर्सन, यानी ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो रिटर्न सबमिट कर रहा है या रिटर्न ज़्यादा सबमिट कर रहा है, तो उसका ऑडिट करने के लिए अथॉरिटी या कमिश्नर दोनों में से एक। सब सेक्शन 2 कहता है इन केस ऑफ द अथॉरिटी और द कमिश्नर, दोनों को इंक्लूड कर लिया। अथॉरिटी ने पावर दी है या कमिश्नर ने डेजिग्नेट किया है। एज एनी इंफॉर्मेशन शोइंग दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन टैक्स फ्रॉड, कहीं पे शक पड़ जाता है कि कोई इंडिविजुअल जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है या फिर टैक्स इवेजन कर रहा है ऑफ टैक्स, इट और एज द केस मे बी, ही मे ऑथोराइज एन ऑफिसर, कौन? अथॉरिटी या कमिश्नर। ही मे ऑथोराइज एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। इंक्वायरी कौन करेगा? कम अज़ कम असिस्टेंट कमिश्नर या इससे ऊपर के रैंक का कोई होगा। टू कंडक्ट एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन विच मे और मे नॉट बी इन एडिशन टू एनी ऑडिट कैरिड आउट फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड लेट्स सपोज हम बात करते हैं 2023-2024 के टाइम पीरियड के लिए ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कहीं पे अथॉरिटी या फिर कमिश्नर ये समझता है कि इसका दोबारा किसी मामले की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करें, तो फिर इसी पीरियड के जिसका ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है दोबारा से इंक्वायरी हो सकती है। सब सेक्शन 3 है वेयर द ऑफिसर इज़ टू कंडक्ट एन ऑडिट अंडर सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 के मुताबिक किसी ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया, अथराइज़ किया गया कि वो ऑडिट करे, ही शैल इशू अ नोटिस, जब जो ऑडिट करेगा वो नोटिस देगा ऑफ ऑडिट टू person informing him of the audit proceedings and direct him to produce any records
और डॉक्यूमेंट्स विच सच ऑफिसर मे रिक्वायर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट, उसको नोटिस इशू करेगा जो ऑडिटिंग अथॉरिटी है या ऑडिटिंग ऑफिसर है जिस पर्सन का ऑडिट करना है कि कौन कौन से रिकॉर्ड वो अवेलेबल करेगा। सब सेक्शन 3A एडिशन है, द ऑफिसर अथॉराइज्ड अंडर सब सेक्शन 1 में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ऑनलाइन भी हो सकता है या उनका डेटाबेस है, वेबसाइट पे सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है या उनकी ट्रांजैक्शन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको कंडक्ट किया जा सकता है थ्रू वीडियो लिंक्स, या वीडियो लिंक्स के ज़रिए से भी कंडक्ट किया जा सकता है, और एनी अदर फैसिलिटी या कोई और सहूलत हो एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, इसी तरह से जो अथॉरिटी ने उसको नोटिफाई किया तो उसके ज़रिए से भी इसको लेके चला जा सकता है। इसके बाद आ जाता है सब सेक्शन 4 हमारा, द ऑफिसर शैल कंडक्ट ऑडिट। यहाँ पे ऑडिटर की ही बात हो रही, द ऑफिसर शैल कंडक्ट ऑडिट एंड इशू एन ऑडिट ऑब्जर्वेशन, जो उसको ऑब्जर्वेशन लगेगी जहाँ पे उसको शक पड़ेगा कि यहाँ पे वायलेशन हो गई है, यहाँ पे रिकॉर्ड कंप्लीट प्रोड्यूस नहीं हो गया, तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिख सकता है कि यहाँ पे ये मामला मुझे शक पड़ता है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे रूल्स की या एक्ट की वायलेशन हुई है। तो जो भी वो वायलेशन को ऑब्ज़र्व करेगा, नोट करेगा, तो उसको अपनी वर्डिंग में वो लिख सकता है। और ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं, पॉइंटिंग आउट द कंट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, कि कहाँ कहाँ पे इस एक्ट की कंट्रावेंशन हुई है, एक्ट के कंट्राडिक्शन हुई है, और द रूल्स, एक्ट की बात है या रूल्स की बात है, कहीं पे भी उसकी वायलेशन हुई है, एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स इवेडेड और शॉर्ट पेड, अगर फंस गया 10,000 अमाउंट बनती थी टैक्स की, वो पे ही नहीं किया, ये 10,000 की जगह पे 5,000 पे कर दिया, तो 5,000 की टैक्स इवेजन हुई है। दोनों शर्तें हो सकती हैं। एंड द रजिस्टर्ड पर्सन मे विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज, जब ऑब्जर्वेशन उस पर लगाई गई तो टाइम स्पेसिफाई कर दिया गया कि विद इन 21 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑडिट ऑब्जर्वेशन सबमिट हिज रिप्लाई इन राइटिंग, तो अपना वो राइटिंग में जवाब जो है वो सबमिट करेगा। सब सेक्शन 5 कहता है इफ़ नो रिप्लाई इज़ रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो कि 21 डेज़ का है, उसमें कोई रिप्लाई नहीं देता, और द रिप्लाई फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इज़ फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री, या फिर उसको कहा गया कि तो आपने 10,000 जो टैक्स पे करना था आपने नहीं किया, तो उसका जवाब आएँ बाएँ शाएँ कर देता है, वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब देता ही नहीं, टू द पॉइंट जवाब ही नहीं देता, या देता ही नहीं जवाब, या देता है तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। द ऑफिसर शैल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ द टैक्स और चार्ज that has not been levied or has been short levied, कि अगर उससे मुतमईन नहीं होता तो वो ऑडिट रिपोर्ट एक भेजेगा, उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि कितना इसने शॉर्ट टैक्स पे किया है या इवेड किया है, तो उसको कितना करना चाहिए, और एनी अदर वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स, जहाँ जहाँ पे वो देखेगा तो ऑडिट अपनी रिपोर्ट में वो लिख देगा कि कौन कौन से रूल्स के इसने वायलेशन करके कहाँ कहाँ पे टैक्स इवेड किया है या शॉर्ट टैक्स पे किया है। तो ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड है 21 डेज़, और उसमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता या जवाब मिलता ही नहीं है, तो फिर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ऑडिट ऑफिसर। तो उस रिपोर्ट में वो सारी जहाँ जहाँ पे ऑब्जर्वेशन की वायलेशन हुई होगी वो नोट करेगा। सब सेक्शन 6 आता है इसके बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट अंडर दिस सेक्शन और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के इस प्रोविजन की बात करें या किसी और प्रोविजन के मुताबिक उसका जब ऑडिट हो गया, और द रूल्स एन ऑफिसर हैविंग पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 60 शैल इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि जिस सेक्शन 60 के मुताबिक जो जिसका मैंडेट होगा या जिसके पास पावर्स हैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन में शैल इफ़ रिक्वायर्ड पास एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ पेएबल टैक्स, कि एग्जैक्टली जो उसको टैक्स की पे करनी है अमाउंट वो उस पर नोटिफाई करेगा। चार्जिंग डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, उसके ऊपर टैक्स पे कितने करने वाला उसके ऊपर सरचार्ज कितना है, और उसके ऊपर पेनल्टी कितनी है वो उसकी मर्जी, यानी कि 10,000 उसकी टैक्स की अमाउंट बनती थी, 5,000 उसके ऊपर सरचार्ज लगा देते हैं कि 2-3 महीने गुजर चुके हैं, और 10,000 उसके ऊपर फ़ाइन लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से उसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। फिर इस तरीके से मिल के उसके दोनों सारे मिल के अमाउंट 10,000 की बजाय 25,000 अमाउंट बन जाएगी, अज्यूम कर रहे हैं। आगे चलते हैं तो इसके बाद सब सेक्शन 7 है, नॉट विद स्टैंडिंग द पेनल्टीज़ प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 48। सेक्शन 48 में जो पेनल्टीज़ का जिक्र है उसके बावजूद अब क्या होगा फर्दर, इफ़ आ रजिस्टर्ड पर्सन विशेज़ टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स, जिसका अब टैक्स हो रहा है वो पछताता है या उसको नॉलेज में आ जाता है कि हाँ मैंने तो जो अभी उसके ऊपर कोई, ये 2-3 शर्तें हो सकती है, या तो ऑब्जर्वेशन लग जाए और नोट हो जाए और वो टैक्स पे, या उसको खुद से पता लगे और वो टैक्स पे कर दे, और अगर फर्ज के उसको नोटिस इशू हो जाता है तो फिर अब अगर वो पे करेगा। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशन हैं जब वो
अगर ख़ुद से पे करना चाहता है तो सूरत हाल क्या होगी, ये बड़ा आपने ध्यान से ज़रा सुनना है। इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसके ऊपर जिसका ऑडिट हो रहा है विशेज़ टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ द टैक्स शॉर्ट पेड, यानी कि जो 10,000 उसको पे करना चाहिए था नहीं पे किया, उसने शॉर्ट पे किया था या 10,000 के बजाय 5,000 पे किया था, 5,000 उसका रहता है, तो 5,000 जो शॉर्ट पेड है वो खुद पे कर देता है और इवेडेड अलॉन्ग विद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वॉलंटरली, या उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लेट्स सपोज 10% बनता है तो वो खुद ही उसको जमा करवा देता है। व्हेन एवर इट कम्स टू एज नोटिस, जब भी उसको पता चले कि यार यहाँ पे टैक्स बनता था तो मुझे पे करना चाहिए था, वो पे कर दे। ही मे बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, तो ऑडिट का नोटिस रिसीव होने से पहले अगर उसने जमा करवा दी ऐसी अमाउंट, फाइल आ रिवाइज्ड रिटर्न, तो दोबारा से वो रिवाइज्ड रिटर्न जो है वो फाइल करेगा। एंड मे डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड, तो इस तरह से जो 10,000 पे करना था और 5,000 उसने पे किया हुआ था, 5,000 मजीद पे करके वो रिटर्न जमा करवा देता है शॉर्ट पेड और इवेडेड अलॉन्ग विद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, और 5,000 के ऊपर लेट्स सपोज 2,000 डिफ़ॉल्ट सरचार्ज था वो भी पे कर दिया। इन विच केस नो पेनल्टी शैल बी रिकवर्ड फ्राम हिम, तो इस तरह के जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी उसने दे दिया तो पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी क्योंकि उसने खुद से ही जमा करवा दिया है जो शॉर्ट पेड अमाउंट थी। सब पार्ट बी है, if a registered person wishes to deposit the amount of tax short paid or evaded along with default surcharge, अब टैक्स भी पे कर दिया, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी पे कर दिया, ड्यूरिंग द ऑडिट हो रहा था और एट एनी टाइम बिफोर इशूएंस ऑफ शो काज नोटिस, अभी तक ऑडिट चल रहा है लेकिन उसको वजह यह कि शो काज नोटिस नहीं इशू हुआ। इन ल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बजाय उसको ही मे फाइल अ रिवाइज्ड रिटर्न, तो वो दोबारा से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है। एंड मे डिपॉजिट द शॉर्ट पेड और इवेडेड अमाउंट ऑफ टैक्स, तो जो इसकी शॉर्ट अमाउंट थी या इवेडेड थी टोटली उसने जो खुद से पे कर दी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी उसके ऊपर पे कर दिया अंडर सेक्शन 49 जो भी उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट बनता है। एंड 20% ऑफ द पेनल्टी पेएबल अंडर सेक्शन 48 के मुताबिक जो 20% पेनल्टी बनती है वो भी उसने पे कर दी। इन विच केस द शो काज नोटिस इन ल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी इशूड इन द मैटर, तो इस तरह के मामले में ऑडिट रिपोर्ट उसके ऊपर जो है वो शो काज नोटिस इन ल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी इशूड, यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट के साथ शो काज नोटिस जो है वो उसको इशू नहीं किया जाएगा बल्कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ काफ़ी मुतमईन हो जाएंगे और वो उसने रिटर्न चूँकि जमा करवा दिए इसलिए उसको शो काज नोटिस वगैरह नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर सी, इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सन विशेज़ टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स शॉर्ट पेड और इवेडेड अलॉन्ग विद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आफ्टर इशूएंस ऑफ शो काज नोटिस, अब शो काज नोटिस लेट्स सपोज उसको इशू हो गया है, ऑडिट रिपोर्ट आई और उसके बाद शो काज नोटिस इशू हो गया, फिर क्या करे, ही मे फाइल रिवाइज्ड रिटर्न एंड मे डिपॉजिट द शॉर्ट पेड और इवेडेड अमाउंट ऑफ टैक्स, जो शॉर्ट पेड है या जो उसने जो फ्रॉड किया था, इवेड की थी, जानबूझ के जमा नहीं करवाई, वो जमा करवाएगा। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अंडर सेक्शन 49 जो बनती वो भी पे कर देगा। एंड 50% ऑफ पेनल्टी पेएबल अंडर सेक्शन 48 के मुताबिक 50% जो उसके ऊपर पेनल्टी है वो भी जमा करवा देगा। देर आफ्टर द शो काज नोटिस शैल अबेट, तो जो शो काज नोटिस अब इशू हुआ है उसका असर ख़त्म हो जाएगा, उसको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 34, स्पेशल ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कास्ट अकाउंटेंट, यानी कि जो स्पेशल ऑडिट अगर करवाना है जहाँ पे कहीं ऑब्जर्वेशन आ जाती है, शक पड़ जाता है कि उसने टैक्स इवेजन हो रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ऑडिट हो सकता है जो फिनेंशियल अकाउंटेंट्स होते हैं, या फिर कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं इनसे भी ऑडिट करवाया जा सकता है। इसके बारे में सेक्शन 34 में बताता है। सब सेक्शन 1 कहता है द अथॉरिटी में, अथॉरिटी तो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि अथॉरिटी कौन है, सेल्स टैक्स अथॉरिटी है। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे सिर्फ अथॉरिटी का जिक्र है, पहले ऑडिट ऑफिसर की बात थी, कमिश्नर भी उसको अपॉइंट कर सकता था, अथॉरिटी भी। यहाँ पे जब स्पेशल ऑडिट की बात हो रही है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट की बात हो रही है। कास्ट अकाउंटेंट एज डिफाइंड अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 10 ऑफ 1961 है ये, और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ द कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट 1966, और अ फर्म ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि कास्ट फिनेंशियल अकाउंटेंट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है या उसकी फर्म हो सकती है। इसी तरह से कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है या फर्म ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो सकती है। और अ पर्सन और अ फर्म हैविंग एक्सपर्टीज़, कोई और भी है तो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए जिसके पास एक्सपर्टीज़ हो इन फॉरेंसिक ऑडिट, किस में एक्सपर्टीज़ हो, फॉरेंसिक ऑडिट में जो बारीक बीनी के साथ बिल्कुल खोज लगा सके, फॉर कंडक्टिंग अ स्पेशल ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट और बोथ ऑफ द
रिकॉर्ड्स ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो उसका फॉरेंसिक ऑडिट भी कर सके और स्पेशल ऑडिट कर सकता है, या इन दोनों में कोई भी चीज़ वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन का वो कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑथराइज कौन है? सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है। इसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 2 है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑडिटेड, के बावजूद इसके कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसका ऑडिट हो गया है। किसने किया? बाय ऑडिट ऑफिसर, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं सेक्शन 33 में, जिसको अथॉरिटी या कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। अंडर सेक्शन 39 द अथॉरिटी और द कमिश्नर में डायरेक्ट एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 टू ऑडिट द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द सेम पीरियड। तो उसको फिर ऑडिट को दोबारा से जो उसका ऑडिट किया जा सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग दैट रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैव बीन ऑडिटेड बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 के पहले ऑडिट हुआ था। अब दोबारा उसका ऑडिट अगर करवाना है तो द अथॉरिटी और कमिश्नर उसको दोबारा ऑडिट उस ऑडिटर को अपॉइंट करके उसका ऑडिट किया जा सकता है, सेम उसी पीरियड का जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसी पीरियड का जिसका ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव सच पावर्स ऑफ एन ऑफिसर एज मे बी कन्फर्ड बाय द अथॉरिटी। अब ये पावर कौन कन्फर्ड करेगा? अथॉरिटी। किसको? जो ऑफिसर दोबारा से ऑडिट कर रहा है। टू सच ऑडिटर अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स। इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं या इस एक्ट की प्रोविजंस के हवाले से मज़ीद जो रूल्स बनाए गए उनके मुताबिक वो जो भी पावर उसको दी जाएंगी वो पावर यूज़ कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 3A की एडिशन है, द अथॉरिटी में, यहाँ पे सिर्फ अथॉरिटी का जिक्र है, द अथॉरिटी में रिक्वायर दैट सच ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटी एज द अथॉरिटी में नॉमिनेट, यानी कि अथॉरिटी खुद भी नॉमिनेट कर सकती है ऑफिसर, शैल बी एसोसिएटेड इन अ स्पेशल ऑडिट। तो स्पेशल ऑडिट में वो भी साथ में उनकी असिस्ट करेंगे, एसोसिएट करेंगे। और द फॉरेंसिक ऑडिट, यानी कि स्पेशल ऑडिट हो रहा है या फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, तो दोनों में उनकी सपोर्ट करेंगे जो अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं। कंडक्टेड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड द अथॉरिटी मे आल्सो गेट द स्पेशल ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्टेड जॉइंटली विद द सिमिलर ऑडिट। इसी जो ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया उसके साथ ही स्पेशल ऑडिट को भी मिलाया जा सकता है, उसके साथ ही फॉरेंसिक ऑडिट को भी मिलाया जा सकता है। एक है नॉर्मल ऑडिट, दूसरा है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट जो था इस स्पेशल ऑडिट में आ जाएगा फॉरेंसिक ऑडिट और स्पेशल ऑडिट, और एक और था जो नॉर्मली अथॉरिटी या कमिश्नर किसी ऑडिट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो 3 किस्म के, एक नॉर्मल ऑडिट, एक जो कमिश्नर अपॉइंट करता है ऑडिट ऑफिसर को, एक होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि फर्म होती है, या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फर्म होती है, या कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। ये सारे इकट्ठे भी मिलाए जा सकते हैं। और रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग कंडक्टेड बाय एफबीआर का जो ऑडिट हो रहा था उसके साथ ही, और एनी अदर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, यानी कि जो अदर जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ऑडिट कर सकती है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के हवाले से, तो उसके साथ इनको मिलाया जा सकता है। सब सेक्शन 4 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। और सेक्शन 33, सेक्शन 34 अभी हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 33 हम पहले कर चुके हैं। द ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ टैक्स अफेयर्स। इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं? टैक्स अफेयर्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट एंड द रूल्स। इस एक्ट और रूल के मुताबिक जो टैक्स के अफेयर्स हैं उनका ऑडिट होगा, इस हवाले से जो स्पेसिफाई कर दिया गया। अच्छा जी, अब ये तो हमने दोनों पढ़ लिए, सेक्शन 33 एंड सेक्शन 34। इसमें की लर्निंग्स क्या है हमारी? ऑडिट बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर, यानी कि जो ऑडिट है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर जिसको अथॉरिटी या कमिश्नर अपॉइंट करेगा तो ऑथराइज्ड ऑफिसर हो जाएगा। एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द अथॉरिटी और द कमिश्नर कैन कंडक्ट एन ऑडिट बेस्ड ऑन रिटर्न और रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर द एक्ट। दूसरे नंबर पे इसकी बात है, द ऑडिट कैन बी कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक्स और अदर नोटिफाइड फैसिलिटीज़। ये जो अथॉरिटी नोटिफाई करेगी फैसिलिटीज़ उनके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, द ऑफिसर इशूज़ आ नोटिस ऑफ ऑडिट टू द पर्सन बीइंग ऑडिटेड डायरेक्टिंग देम टू प्रोड्यूस नेसेसरी रिकॉर्ड। जो ऑफिसर है वो नोटिस भेजेगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को कि जो भी उसने रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना है। ये है ऑथराइज्ड ऑफिसर जो ऑडिट करेगा उसके हवाले से।
इसके बाद है ऑडिट ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट। जो ऑब्जर्वेशन इशू की जाती है और ऑब्जर्वेशन का जो रिप्लाई ना आए या सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई ना आए तो ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है। उस हवाले से द ऑफिसर conducts the audit and issues audit observation highlighting any contravention of the act or rules along with the amount of tax evaded or short paid। दूसरे नंबर पे the registered person can respond to audit observation within specified period 21 days if no satisfactory reply is received and audit report specifying tax discrepancies is issued by the officer। जो discrepancies होती हैं वो ऑडिट रिपोर्ट में इशू की जाती हैं और उस ऑडिट रिपोर्ट में के बाद उसको शोकाज नोटिस इशू किया जाता है। अच्छा, इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट टैक्स अमाउंट। दोबारा डिटरमिन की जाएगी टैक्स की करेक्ट अमाउंट और उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वगैरह जो लगाना है वो ऑफिसर जब सबमिट करेगा तो जो उस ज्यूरिसडिक्शन का एक्सपर्ट है या जो अथोराइज्ड है आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट एन ऑडिट ऑफिसर विद पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसके पास ये पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है जो पेनल्टी लगा सकता है, डिटरमिन द करेक्ट अमाउंट ऑफ पेएबल टैक्स डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड इम्पोजेस पेनल्टी इफ़ नेसेसरी। ये आ जाएगा करेक्ट अमाउंट के हवाले से। सेक्शन 33 ही इसको डील करता है। और इसके बाद आ जाता है वॉलंटरी डिपॉजिट एंड पेनल्टीज़। ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन्स टू वॉलंटरी डिपॉजिट टैक्स शॉर्ट पेड और इवेडेड अलॉन्ग विद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज to avoid penalties. The penalty amount varies based on timing of deposit and compliance with the audit process। के मतलब वो ऑडिट होने से पहले ही जमा करवा देता है या ऑडिट होता है तो ऑब्जर्वेशन से पहले या शोकाज नोटिस इशू होने से पहले कर देता है, तो मतलब ऑडिट रिपोर्ट के बाद शोकाज नोटिस फिर उसको इशू नहीं किया जाएगा, उसमें 20% वो जो है वो पेनल्टी या सरचार्ज वो जमा करवाता है। और इसके अलावा अगर उसको शोकाज नोटिस इशू हो जाता है तो 50% उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ मराइल हैं जब वो जमा करवा सकता है टैक्स की अमाउंट। इसके बाद आ जाता है स्पेशल एंड फॉरेंसिक ऑडिट। द अथॉरिटी कैन अपॉइंट, यहाँ पे अथॉरिटी का जिक्र है, कैन अपॉइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और फॉर्म विद फॉरेंसिक ऑडिट एक्सपर्टीज फॉर स्पेशल फॉरेंसिक ऑडिट। दूसरे नंबर पे स्पेशल ऑडिट्स कैन बी कंडक्टेड इवन इफ रिकॉर्ड्स हैव बीन ऑडिटेड प्रीवियसली एंड ऑडिटर्स हैव पावर्स कॉन्फर्ड बाय द अथॉरिटी। तीसरे नंबर पे है कि यानी कि अगर उसका पहले ऑडिट हो भी चुका है तो स्पेशल ऑडिट हो सकता है। द अथॉरिटी में नॉमिनेट ऑफिसर्स टू बी एसोसिएटेड विद द स्पेशल और फॉरेंसिक ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट्स विद फेडरल और प्रोविंशियल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कंडक्टेड। तो जो अथॉरिटी है वो अपने ऑफिशियल्स को भी साथ एसोसिएट कर देती है ताकि इसका फॉरेंसिक ऑडिट या स्पेशल ऑडिट या जॉइंटली जो ऑडिट हो रहा है उसके साथ उनको सपोर्ट करें। ये था आज का हमारा सेशन जिसकी हमने समरी भी देखी। अब हम चलते हैं क्विज़ की तरफ। होप्स हो कि काफ़ी हद तक आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो चीज़ों को मज़ीद आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु मे कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द टैक्स रेगुलेशंस? कमिश्नर ओनली, अथॉरिटी ओनली, कमिश्नर और अथॉरिटी, असिस्टेंट कमिश्नर। राइट ऑप्शन इज सी, कमिश्नर और अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 2, what is the purpose of issuing an audit observation during the audit? To determine the correct amount of payable tax. B, to specify the contraventions of the act or rules. C, to conduct an inquiry or investigation. Option D, to issue a notice of audit proceedings. Right option is B, to specify the contravention of the act or rules. Question number 3, in which circumstances can a registered person deposit the amount of tax short paid or evaded along with default surcharge without facing penalties? Before issuance of a show cause notice, after completion of the audit, before receipt of notice of audit, during the audit proceedings. Right option is C, before receipt of notice of audit. Question number 4, who can be appointed for conducting a special audit or forensic audit of the records of a registered person? Chartered accountant or cost and management accountant, commissioner or authority, any person nominated by the registered person, firm of chartered accountants or cost and management accountants. Right option is A, chartered accountant और cost and management accountants. तो फर्म भी हो सकती है साथ में, इसमें ये भी आपने ऐड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, what powers does an auditor appointed under subsection 1 have?
powers of an officer as conferred by the authority, powers of an officer as specified in the act, powers of arrest, powers to issue show cause notice. Right option is A, powers of an officer as conferred by the authority. Question number 6. How can a registered person avoid penalties during an audit? By not responding to audit observations, by filing a revised return and voluntarily depositing the tax, by challenging the audit report in court, by refusing to cooperate with the auditors. Right option is B, by filing a revised return and voluntarily depositing the tax. Question number 7. When can a registered person voluntarily deposit the amount of tax short paid or evaded along with default surcharge? Option A, after receiving a notice of audit. Option B, during the audit proceedings. Option C, before receipt of notice of audit. Option D, after issuance of a show cause notice. Right option is C, before receipt of notice of audit. Question number 8. What does the audit of records include according to the regulations? Audit of financial statements only, audit of tax affairs under the Act and rules, audit of operational processes, audit of internal controls. Right option is B, audit of tax affairs under the Act and rules. Question number 9. Who may conduct an audit electronically through video links or other facilities? Commissioner, Assistant Commissioner, officer authorized by the authority, officer appointed under section 39. Right option is C, officer authorized by the authority. Question number 10. What action does the officer take if no reply is received to the audit observation? Issue an audit report, conduct a special audit, summon the registered person, close the audit process without action. Right option is A, इशू एंड ऑडिट रिपोर्ट। आज का सेशन यहाँ पे फिर कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।